गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने बात की थी बीहस गुहा के अनुसार भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण। हम 4 पॉइंट उसके पढ़ चुके थे, 5वें पॉइंट से आज यहाँ स्टार्ट करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, 1931 की भारतीय जनगणना को आधार मानते हुए उन्होंने भारतीय जो प्रजातियाँ हैं उनके वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण दिया था और मानव कपाल और उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उनका ऐसा मानना था कि भारत में जो सबसे पहली प्रजाति आई वो कौन सी थी, निग्रिटो थी। और निग्रिटो किधर से आए थे, उत्तर पश्चिम की तरफ से आए थे। सबसे पहले उत्तर भारत में, धीरे धीरे जो प्रजातियां थी वो दक्षिण भारत की ओर खिसक गई। ऐसा माना जाता है कि भारत में किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हुई है और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रजातियों का उद्गम माना गया है। तो जितनी भी भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि अनेक प्रजातियों के मिश्रण से यहाँ पर भारत में बहुत सारी प्रजातियां विकसित हो चुकी हैं। तो जो BM गुहा महोदय हैं उन्होंने प्रजातियों के भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो 4 पॉइंट हम कल पढ़ चुके थे और नेक्स्ट हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, कि पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति की बात है। 5वें नंबर पर कौन सी है हमारी, पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति। देखिए, भारत में किसी भी प्रजाति का उद्भव नहीं हुआ है। जितनी भी प्रजातियां थी वो कहाँ से आई थी, बाहर से आई थी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बैलन है, खैबर है, उन दर्रों के माध्यम से ये प्रजातियाँ भारत में आई थी। तो जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजाति है यह भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की ओर चौड़े सिर वाली प्रजातियों का भारत में आगमन हुआ। और कह सकते हैं कि हम कि यूरोप से आने के कारण जिस क्षेत्र से प्रजातियां, ये जितनी भी प्रजातियां हैं, 3 प्रजातियां हैं, एल्पानाइड, डिनारिक और आर्मिनाइड, ये यूरोप से आई थी। यूरोप के जो स्टेपी क्षेत्र हैं वहाँ से इनका आगमन हुआ था और यूरोप से आई थी, यूरोप के आल्प्स पर्वत के पास से। तो उसी आधार पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। और एक बात आती है कि जो पश्चिमी चौड़े सिर वाले जो प्रजातियां हैं ये हिमालय के तराई वाले या हिमालय के तलहटी क्षेत्र होते हुए पश्चिमी सागरीय या पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्तमान समय में यह प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति को आगे हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। फर्स्ट की अगर बात करें, फर्स्ट कौन सा है अपना, एल्पानाइड। जो एल्पानाइड प्रजाति है इसकी जो उत्पत्ति है यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है उसको माना जाता है और ये लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कद क्या होता है इनका, मध्यम होता है। और ये लोग अपने मूल स्थान से बलूचिस्तान और सिंध होते हुए, देखिए भारत से इधर वाला बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से जो भाग लगता है बलूचिस्तान, सिंध होते हुए कहाँ आए थे, ये भारत में आए थे। और भारत में आने के बाद सौराष्ट्र, गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं हम सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में क्या किया तथा हम कह सकते हैं कि गंगा के मैदान या बंगाल तक ये लोग क्या हो गए, फैल गए। कद कैसा है इनका, मध्यम है। आगे बात आती है कि शारीरिक कद मध्यम है, नाक लंबी है, त्वचा का रंग सफ़ेद है। देखिए, त्वचा का रंग हम इसलिए भी क्योंकि भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, तो जहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं वहाँ त्वचा का रंग सफ़ेद पाया जाता है। और वैसे आप सभी जानते हैं कि जो भारत है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रदेश में स्थित है। तो गुजरात के जो बनिया हैं, काठियावाड़ के जो काठी हैं और बंगाल के जो कायस्थ हैं वो इस श्रेणी में एल्पानाइड श्रेणी में शामिल हैं। हम पूछा जाए कि गुजरात के जो बनिया हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम क्या कहेंगे, उनके लिए एल्पानाइड जो प्रजाति है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिनारिक। देखिए, दोनों यूरोप से ही आई हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो एल्पानाइड है इनका कद जो है, शरीर की जो लंबाई है मध्यम पाई जाती है, लेकिन जो दिनारिक है उनका कद कैसा पाया जाता है, लंबा पाया जाता है। उद्गम जो दिनारिक प्रजाति है इसका उद्गम वही यूरोप का जो आल्प्स प्रदेश है वहाँ पर इनका उद्गम हुआ और कद लंबा होता है, रंग काला होता है, सिर छोटा होता है, नाक सिर चौड़ा भी होता है, छोटा और चौड़ा सिर पाया जाता है, नाक लंबी होती है, सुसंगठित शरीर होता है, होठ मोटे होते हैं। इस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं। इनके जो बाल होते हैं घुंघराले पाए जाते हैं और कद लंबा पाया जाता है इनका।
और भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल हम कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र हैं उनके आसपास यह प्रजाति पाई जाती है, जिसमें हम तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए अगर ये हमारा हिमालय है तो पूर्वी हिमालय हम इसको कहेंगे, क्यों? क्योंकि पूर्व में स्थित है। पश्चिमी हिमालय हम जम्मू कश्मीर वाले भाग को कहेंगे। तो जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पर यह जो दिनारिक प्रजाति है यह पाई जाती है। और लास्ट हमने बात की आर्मीनाइड, ये संख्या में सबसे कम है। हम कह सकते हैं कि भारत में इनकी जो संख्या है वह सबसे कम पाई जाती है। और मुंबई के जो फारसी हैं, कायस्थ हैं, वेदा हैं, वो इस प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आर्मीनाइड के बारे में एक बात और कहा जाता है कि कद मध्यम होता है, सिर चौड़ा होता है और इनकी नाक जो होती है वह लंबी पाई जाती है। मुंबई के जो फारसी हैं और वेदा और कायस्थ वो इस जो आर्मीनाइड जो प्रजाति है इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और लास्ट हम बात करेंगे नार्डिक। जिस प्रकार से भारत में सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी? निग्रिटो थी, और अंतिम प्रजाति कौन सी थी? नार्डिक थी। तो हम कह सकते हैं कि भारत में विकसित सबसे अंत में विकसित होने वाली प्रजाति कौन सी थी? नार्डिक थी। देखिए एशिया और यूरोप में घास प्रदेश पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेपी प्रदेश, यूरोप में पाए जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए बहुत फेमस होते हैं ये क्षेत्र। कई बार आप मैप में अगर बात करेंगे कि स्टेपी प्रदेश के बारे में बताइए या घास उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध घास पाए जाते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे इन चीज़ों की। तो वहाँ से क्या थी, यह प्रजाति कहाँ आई थी? भारत में आई थी। और आने का साधन कौन सा था? वही दर्रे होते हुए, सही है, उन दर्रों के माध्यम से ये क्या आए थे? भारत में आए थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी भाग में रहते हैं स्वर्ण जातियां हैं वो इस नार्डिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत के जो जाट और जो गुर्जर हैं वो भी इस प्रजाति का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनका जो शारीरिक कद होता है, अब आपको पता है कि हमारे जो उत्तर भारत वाले हों कैसे किस प्रकार के पाए जाते हैं? कद लंबा होता है, आंखें नीली, रंग गोरा, और इस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। इस प्रजाति के लोग अपने साथ देखिए क्या लेके आए थे। एक तो लेके आए थे गेहूं, सही है, एक लेके आए थे जुआ खेल, जो जुए का खेल होता है ना वो ये लोग लेके आए थे, और एक लेके आए थे अपने साथ ही आर्य भाषा, जो आर्य भाषा है उसको लेके आए थे। तो ये जो हमारी संस्कृति को जो देन है वो किसकी, कौन सी प्रजाति की है? नार्डिक प्रजाति की देन है। आगे हमने बीएम गुहा की बात की थी, अब इसकी हम आलोचना की बात करेंगे कि इनका जो सिद्धांत था उसकी आलोचना क्यों हुई। देखिए हमारे जो भारतीय विद्वान हैं, मानव शास्त्री हैं, किसी भी बात पर एक मत नहीं रहते हैं। जिस प्रकार से हम घर में भी किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं, सबके अपने विचार होते हैं, तो उसी प्रकार से क्या हुआ, भारत की जो प्रजातियों का वर्गीकरण हुआ उसमें भी हमारे विद्वान एक मत नहीं थे। बहुत सारे जो विद्वान थे उनका ऐसा मानना था कि जो निग्रिटो प्रजाति है वह भारत में उसका पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो बीएम गुहा हैं उन्होंने 16 व्यक्तियों पर सर्वेक्षण किया था और उन पर एक लक्षण मिला था उनको, और उस लक्षण के आधार पर क्या किया था उन्होंने, उस निग्रिटो प्रजाति को भारत में शामिल कर दिया था। कि मान लिया कि सबसे पहले उस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन सिर्फ एक लक्षण मिलने से, वो भी 16 व्यक्तियों में, हम ऐसा नहीं मान सकते कि वह प्रजाति भारत में मिलती है। सिर्फ एक लक्षण मिला, उसके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि निग्रिटो प्रजाति है वह भारत में मिलती है। और ये बातें जो हमारे टेलर महोदय थे उन्होंने भी सिद्ध की थी कि जो हमारी सबसे पहले प्रजाति की जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो कौन सी थी? निग्रिटो थी। लेकिन भारत में उसके जो हम कह सकते हैं कि मिलने के अंश या प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो हमारे जीवावशेष हमें मिलते हैं तो उसमें इसी प्रकार की किसी भी प्रजाति का उल्लेख नहीं मिलता है कि उनके शारीरिक लक्षण इस निग्रिटो प्रजाति से मिलते हों। देखिए अगर जीवावशेष जो भी मिलते हैं तो जो भी प्रजाति भूतकाल में रही होगी तो उसके अवशेष तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितने भी जीवावशेष हमें मिलते हैं उससे ऐसा भी प्रमाणित नहीं होता है कि वो किससे संबंधित है? निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। काफ़ी समय तक इसको मान्यता मिलती रही, और वही बात है, जिस सिद्धांत को जितनी मान्यता मिलती है एक समय के बाद उसकी जो मान्यता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हटन के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। हमने बात की हटन के द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। देखिए हटन महोदय क्या ऐसा मानना था, हटन का वर्गीकरण,
BM गुहा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे हटन महोदय की। हटन महोदय का ऐसा मानना था कि भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे और इन्होंने कहा था कि यहाँ पर किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हुई, क्योंकि भारत में जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ से आई थी, बाहरी क्षेत्रों से आई थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत में किसी प्रजाति की उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि जो भी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं वो अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर स्थानांतरण करके आई थी। तो जो सबसे पहले प्रजाति आई थी वो कौन सी थी? निग्रिटो। भारत में जो सबसे पहले जो प्रजाति आई थी वो कौन सी थी? निग्रिटो को उन्होंने सबसे प्राचीन प्रजाति माना और ऐसा माना कि यह प्रजाति भारत में सबसे पहले आई थी। और अंत में जो आई थी उसको नाम दिया इन्होंने एल्पाइन प्रजाति, कि सबसे अंत में भारत में जो आई थी, या हम कह सकते हैं कि सबसे नवीनतम जो प्रजाति थी वो थी एल्पाइन। अब जो हटन महोदय हैं इनका ऐसा मानना था कि इन्होंने भी अपना जो वर्गीकरण दिया वो किसके आधार पर दिया था? भारत की 1931 की जनगणना को आधार मानते हुए। देखिए, किसी ना किसी चीज़ का आधार होता है कि हम अपना जो सिद्धांत दे रहे हैं उसके पीछे आधार होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इन्होंने आधार क्या माना कि 1931 की जो भारत की जनसंख्या थी उसको इन्होंने आधार माना और उसके अकॉर्डिंग क्या दिया? अपना सिद्धांत दिया। अगर आप बात करें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वहाँ से आई थी, उस समय क्या होता था? जो पूरा भारत था वो एक था, पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, सारे क्या थे? सम्मिलित रूप में थे। तो जो बंगाल की अगर हम बात करें कि बंगाल में प्रजाति पाई जाती है, तो उसका अर्थ है क्यों? क्योंकि उस समय जो पूरा भारत था वो जो बांग्लादेश अलग नहीं था, पाकिस्तान अलग नहीं था, वो सभी किसी के भाग हुआ करते थे, इंडिया का पार्ट हुआ करता था, सिर्फ इंडिया था। निग्रिटो प्रजाति की बात करते हैं। इन्होंने 7 प्रजातियों में भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और सबसे जो प्राचीन प्रजाति मानी है उसको कौन सी मानी है? निग्रिटो। कि भारत में जो सबसे पहले जिस प्रजाति का आगमन हुआ वो कौन सी प्रकार की प्रजाति थी? निग्रिटो प्रजाति थी और इसको प्राचीनतम प्रजाति माना जाता है। सेकंड है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ऐसा मानना है कि यह जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है इसका जो उद्गम है वो फिलिस्तीन में हुआ था, कि सबसे पहले यह जो प्रजाति की उत्पत्ति थी वो कहाँ हुई थी? फिलिस्तीन में हुई थी और यहाँ से स्थानांतरण करके कहाँ आ गई थी? यह भारत में आ गई थी। और वर्तमान समय में भारत में इसकी त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है? सफ़ेद पाया जाता है। और इसका जो खोपड़ी है जो उसकी आकृति कैसी पाई जाती है? लंबी पाई जाती है। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हैं उनकी खोपड़ी कैसी पाई जाती है? लंबी पाई जाती है और त्वचा का रंग कैसा पाया जाता है? चॉकलेटी पाया जाता है। तीसरी है हमारी पूर्व भूमध्य सागरीय। देखिए, भूमध्य सागर कहाँ स्थित है? आपको यूरोप और अफ्रीका के ऊपर स्थित है, बीच मिड में स्थित है। तो भूमध्य सागरीय, पूर्व भूमध्य सागरीय, तो ये जो प्रजाति थी पूर्वी यूरोप से आई थी। कहाँ से आई थी? पूर्वी यूरोप से आई थी और भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में यह वर्तमान समय में निवास करती है। वर्तमान मतलब 1931 की बात है ये। तो वर्तमान समय में गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में यह निवास करती है। नेक्स्ट हमने बात करी अधिक विकसित भूमध्य सागरीय की। जो पहले वाली थी इसको हमने पूर्व नाम क्यों दिया? क्योंकि प्राचीन थी। अधिक विकसित की इसी का क्या थी? विकसित रूप थी। इसी का क्या थी? विकसित रूप थी। देखिए, 2 प्रजातियां होती हैं लेकिन वास्तव में होता क्या है कि किसी को बुद्धि का विकास हो जाता है, उस अकॉर्डिंग माहौल मिल जाता है, तो एक जो प्रजाति होती है अधिक विकसित हो जाती है। तो अधिक विकसित जो भूमध्य सागरीय प्रजाति इसका नाम है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसका विकास का श्रेय कौन सी प्रजाति को जाता है? अधिक विकसित भूमध्य सागरीय। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें इतना अधिक विकास हुआ था, कितनी अधिक अपनी चरम पर थी कि उस समय कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लोगों का जो जीवन था उच्च स्तर का था, समाज का, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत सभ्यता मानी जाती है। तो उसको विकसित करने का श्रेय या हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन्होंने विकसित की वो कौन सी प्रजाति थी? अधिक विकसित भूमध्य सागरीय। आपने देखा होगा कि अन्न के भंडार हुआ करते थे, नालियाँ पक्की हुआ करती थी, कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था हुआ करती थी कि जब नगर में पानी भर जाएगा तो उसको पानी की निकास की उचित व्यवस्था हुआ करती थी, अन्न के भंडार हुआ करते थे कि अकाल वाली स्थिति आए तो उस समय भी जो हमारी प्रजा है उसके लिए पर्याप्त रूप से भोजन की व्यवस्था हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्पाइन की। इसे पूर्व वैदिक भी कहा जाता है।
आपने वैदिक सभ्यता के बारे में सुना होगा, तो जो एल्पाइन है इसको पूर्व वैदिक भी कहा जाता है। गुजरात में और वेस्ट बंगाल में वर्तमान समय में यह प्रजाति पाई जाती है। वर्तमान का मतलब अभी नहीं, 2020 नहीं, 1931। तो जो एल्पाइन प्रजाति थी, हटन महोदय का ऐसा मानना था कि यह भारत में विकसित सबसे नवीन प्रजाति थी, यह भारत में आने वाली सबसे नवीन प्रजाति थी। हम कह सकते हैं कि भारत में सबसे अंत में आई थी, इसलिए भी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि नवीनतम प्रजाति। तो जो नवीनतम प्रजाति थी वो कौन सी थी? एल्पाइन जो प्रजाति है उसको नवीनतम प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है नार्डिक। नार्डिक जो है वर्तमान समय में पंजाब में, राजस्थान में और गंगा नदी की ऊपरी घाटी, देखिए गंगा नदी को हम 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी घाटी, मध्य घाटी और निम्न घाटी। क्षेत्रों के अकॉर्डिंग ऊपर वाला भाग ऊपरी घाटी, बीच वाला मध्य और वेस्ट बंगाल के पास निम्न घाटी। मतलब जहाँ नदियों की दिशा के अकॉर्डिंग हमने उसको 3 भागों में बांटा है, भौतिक प्रदेशों के अकॉर्डिंग। तो जो गंगा नदी की जो ऊपरी घाटी थी उस क्षेत्र में, पंजाब और राजस्थान से लगता हुआ ही क्षेत्र है यूपी वाला, तो उस क्षेत्र में यह जो जाति है वर्तमान समय में पाई जाती है। और लास्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? मंगोल प्रजाति की। तो देखिए इसका जो आगमन हुआ भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में हुआ था। भारत में उत्तरी पूर्वी, देखिए अगर आप बात करते हैं इधर क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो आपका उत्तरी और पूर्वी, सही है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में क्या हुआ था, इसका आगमन भारत में हुआ था। तो यह मिलेगी कहाँ? इधर बंगाल है और इन्हीं क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है। जो मंगोल प्रजाति है उसका जो आगमन हुआ था उत्तरी पूर्वी भाग से हुआ था। इधर आपका पूर्व है, इधर उत्तर है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग से इसका क्या हुआ था? विकास हुआ था। और बंगाल है उसके पास में तथा जो उत्तर पूर्व वाले भाग हैं वहाँ पर यह प्रजाति पाई जाती है। ये वर्गीकरण हमारा हटन महोदय का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विश्व की जो प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं उनकी बात करेंगे। ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए क्या होता है। विश्व की जनजातियां, विश्व की जनजातियां, ट्राइब्स बोलते हैं जनजातियों को। क्या बोलते हैं? ट्राइब्स, TRIBES। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए, सही है। ट्राइब्स, ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड कि विश्व में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है कि आपने सबसे पहले देखा होगा कि जो मनुष्य है कहाँ निवास करता है? पृथ्वी पर निवास करता है। और मनुष्य क्या करता है? इस पृथ्वी के साथ समायोजन करने का कार्य करता है। जिस प्रकार पृथ्वी उसको वातावरण उपलब्ध कराती है, मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो उसी से संबंधित पाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जो गंगा के मैदान वाले जो क्षेत्र हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है, जल होता है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग? खेती का कार्य करते हैं। जहाँ मरुस्थल होते हैं वहाँ पशुओं को चराने का कार्य करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम जिस प्रकार की प्रकृति हमारे सामने वातावरण उपस्थित करती है, मनुष्य के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो भी उससे प्रभावित होते रहते हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य को हजारों वर्ष लगे हैं इस प्रकृति के साथ अपना समायोजन करने के लिए। और लेकिन हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में जो टुंड्रा प्रदेश है, अरब का मरुस्थल है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है, कालाहारी का मरुस्थल है और मध्य अफ्रीकी भाग है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राचीन समय से या कह सकते हैं कि हम वहाँ पर आदिम जनजातियाँ पाई जाती हैं। ट्यूशन का कालाहारी का मरुस्थल है, अरब का जो क्षेत्र है मरुस्थल है अरब का भी, तो वहाँ पर क्या पाई जाती हैं? आदिम समय से जनजातियाँ पाई जाती हैं। और कुछ जनजातियाँ तो ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं हैं, उनका अपना ही जीवन है और वो आज भी अपने ही अनुसार अपने जीवन का यापन कर रही हैं। तो कुछ जो जनजातियाँ होती हैं, अब जैसे मरुस्थल वाली जो जनजातियाँ होती हैं या तो पशुओं का शिकार करेंगी या जो वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं उनसे क्या करती हैं? अपना भरण पोषण का कार्य करती हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जिस प्रकार के क्षेत्र होते हैं उसी प्रकार के उसके प्राथमिक कार्य या उसके जीविका के साधन भी उपलब्ध होते हैं। अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें, जैसे एक प्रजाति पाई जाती है हमारे यहाँ एस्किमो, ठीक है।
टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहाँ सिर्फ बर्फ़ जमती है, ऐसे क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। अब अगर यह अपना घर बनाएगी तो क्या बनाएगी? बर्फ़ से बनाएगी। गर्मियों में अपने तंबू बना लेगी। तंबू किससे बनाएगी? वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? जंगली जानवर पाए जाएंगे। उन जंगली जानवरों को क्या करेगी? शिकार करेगी, उनको अपने भोजन में शामिल करेगी, उनसे ही अपने वस्त्र बनाएगी और क्या होगा? उनको ही अपने कह सकते हैं कि उनसे ही अपनी जीविका अर्जन करेगी। तो जो भारत की जनजातियाँ हैं इनके बारे में हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो शीत प्रदेश हैं, साइबेरिया, जो टुंड्रा क्षेत्र हैं या जो ठंडे मरुस्थल हैं, उसमें एक जनजाति पाई जाती है। जनजाति का नाम है एस्किमो। ऐसा माना जाता है कि या तो मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। अगर मनुष्य वातावरण के साथ समायोजन नहीं करता तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? खतरे में पड़ जाता है। मैंने पीछे आपको वाद पढ़ा है, विचारधाराएं पढ़ाई, उसमें हमने यही बात की थी कि मनुष्य क्या करता है? कभी प्रकृति प्रबल होती है और कभी मनुष्य प्रबल होता है। जहाँ प्रकृति प्रबल होती है वहाँ मनुष्य क्या करता है? उसी के अनुसार अपने कार्य का निर्धारण कर लेता है। अगर हम इन एस्किमो की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? प्रकृति प्रबल है। ये लोग क्या करते हैं? एस्किमो जो जनजाति है क्या करती है? पशुओं का शिकार करती है, उन्हीं को अपने भोजन में शामिल करती है और उसी के अनुसार इनका जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है कि अपने जीवन को बचाए रखना, भविष्य के लिए संग्रहित नहीं करते हैं। सिर्फ इतना सा रहता है कि हाँ ठीक है, इनको कि समय पर भोजन उपलब्ध हो जाए। अब जिस प्रकार का क्षेत्र है भोजन भी हमें उसी प्रकार का उपलब्ध होता है। अब बर्फ़ वाला क्षेत्र है, कुछ नहीं मिलेगा शिकार करने के लिए, जंगली जानवर मिलेंगे तो ये लोग जंगली जानवरों का ही शिकार कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो एस्किमो है इसी की जो कह सकते हैं कि हम शाखाएं लगा लीजिए या इसी के प्रकार लगा लीजिए, उसमें चुकची है, सेमोयड्स हैं और लेप्स जो जाति है वह पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें कि उष्ण प्रदेशों में किस प्रकार की जो जनजाति हैं वो पाई जाती हैं, कालाहारी का जो मरुस्थल है उसमें पाए जाते हैं बुशमैन और अरब में पाए जाते हैं बद्दू। बद्दू जनजाति है, अरब का जो मरुस्थल है उसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। विषुवत-रेखीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ भोजन संग्रह करने वाली जनजातियाँ पाई जाती हैं, आखेटक पाए जाते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? पिग्मी भी कह सकते हैं। एक पिग्मी जनजाति पाई जाती है। वहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें जो निवास करते हैं, गुज्जर है, नागा है, बकरवाल है, इस प्रकार की जो जनजातियां हैं, गुज्जर, नागा, खासी, ये सारी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। और पठारी क्षेत्रों की बात करें, मसाई है, खिरगिज है और गोंड, और मैदानी भागों में भील और संथाल जो जनजाति है वह पाई जाती है। तो आपके मैप में भी पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कहाँ है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यह जो टॉपिक है हमारा, इसमें क्या होता है कि इस टॉपिक में आपसे मैप और छोटे क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इग्लू क्या होता है, तिमियाक क्या होता है। अब बात करें कि इग्लू क्या होता है, इग्लू क्या होता है, तिमियाक क्या होता है, सही है। तो जैसे इग्लू है, बर्फ़ के जो घर बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और ट्यूपिक होता है, ट्यूपिक क्या होता है? ग्रीष्म काल में ये लोग तंबू से अपने घर बनाते हैं, उस तंबू से जो घर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्यूपिक बोलते हैं। ये पहनने का एक वस्त्र है। तो इस प्रकार से ये छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है आपसे कि तिमियाक क्या है या ट्यूपिक क्या है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में आप बताइए। तो फर्स्ट जो जनजाति है उसका हम बात करेंगे, लिखेंगे एस्किमो। फर्स्ट जो जनजाति है उसकी हम बात करेंगे एस्किमो। देखिए एस्किमो क्या होता है, आज इसके बारे में मोटा मोटा बता देती हूँ, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, क्योंकि इनकी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है किस पे निर्भर करती है? शिकार पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं कि आखेट पर निर्भर करती है। इनका बर्फ़ वाले क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाखंडों को काटते हैं और उसी से अपना घर बना लेते हैं। जो टुंड्रा क्षेत्र होता है आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या पाया जाता है, उसमें बर्फ़ जमी रहती है। जब 1 या 2 मंथ थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग गर्मी नहीं, मतलब जो बर्फ़ जम रही है वो पिघलना प्रारंभ हो जाती है,
तो ये लोग क्या करते हैं, उस समय कुछ वनस्पति उगाते हैं और उस वनस्पति को खाने के लिए वहाँ पर जानवर आते हैं, तो ये लोग उनका भी शिकार कर लेते हैं, जिसके माध्यम से क्या है, ये अपना जीवन यापन करते हैं। सबसे कठोर परिस्थितियों में सर्वाधिक संघर्ष करने वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? एस्किमो है। पाई कहाँ जाती है? साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में, और रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में, ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में, और हम कह सकते हैं अलास्का, बेरिंग सागर के पास, वहाँ पर यह प्रजाति पाई जाती है। कह सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसे क्षेत्र में यह प्रजाति निवास करती है। शीतकालीन ध्रुवीय ठंडी हवाएं चलती हैं, कठोर परिस्थितियों में यह लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बाहरी दुनिया के संपर्क में बहुत कम वर्तमान समय में हैं, अमेरिकी और यूरोप के देशों के लोगों के संपर्क में हैं। वर्तमान समय में तो समूर का व्यापार भी करते हैं, लेकिन जो एस्किमो जनजाति है वह पूर्ण रूप से आखेट पर निर्भर करती है। तो इसके बारे में हम कल मोर डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।